हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार सभी के। आप सभी का स्वागत है एक और लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव क्वांटम मॉडल, या फिर इसे हम लोग मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। ठीक है, क्वांटम मॉडल भी बोला जाता है, वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोला जाता है। जैसे वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या फिर क्वांटम क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, दोनों इसके नाम है यार, दोनों इसके नाम हैं। ठीक है, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। देखो यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम यार काफी एंड तक आ चुके हैं और ऑलमोस्ट यार अब हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। तो जैसे कि यार हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने यही बात करी थी कि यार 4 मॉडल पढ़ते हो आप एटम के। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आया था? जे थॉमसन आया था, वो पढ़ लिया था हम लोगों ने, उसके ड्रॉबैक्स देख लिए थे। उसके बाद कौन आया था? रदरफोर्ड आया था, वो पढ़ लिया था, उसके ड्रॉबैक्स देख लिए थे। ठीक है, फिर यार कुछ आपका पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ा, वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ा, फिर हम लोगों ने बोहर मॉडल पढ़ा। फिर बोहर मॉडल की भी हम लोगों ने ड्रॉबैक्स पढ़े। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जिसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ड्रॉबैक्स हैं बोहर मॉडल के ना। बोहर मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया था, बोहर मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया था। और अब जो मॉडल पढ़ा जाता है वो कौन सा है? आपका वेव मैकेनिकल मॉडल या फिर क्वांटम मॉडल ऑफ एटम पढ़ा जाता है। ठीक है, ये आपका लास्ट मॉडल है। जो भी एटम है ये आपका लास्ट मॉडल है। अब देखो यार, पहले कुछ कुछ पॉइंट्स लिखेंगे इसमें, फिर हम धीरे धीरे करके आपको देखना फील आने लगेगा इस पर्टिकुलर मॉडल का। ठीक है, तो यार पहले कुछ मैं पॉइंट्स लिखता हूं। यहाँ पे पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो यार ये है कि ये डेवलप किसने किया था? ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है या फिर जो वेव मैकेनिकल मॉडल है, ये दिया किसने? इट वॉज डिराइव्ड बाय श्रोडिंगर। किसने दिया था? ये श्रोडिंगर ने डिराइव किया था, श्रोडिंगर ने डिराइव किया था। ठीक है, श्रोडिंगर ने डिराइव किया था। साइंटिस्ट का नाम है यार श्रोडिंगर, उसने दिया था ये पर्टिकुलर मॉडल। ठीक है, अच्छा, अब उसने बोला क्या? उसने बोला जो श्रोडिंगर था अज्यूम्ड इलेक्ट्रॉन एज अ 3D वेव। देखो यार, अभी हम लोगों को पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ में हम लोगों ने पढ़ा है डुअल नेचर ऑफ मैटर। मतलब कोई सा भी अगर मैटर है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसका भी डुअल नेचर है। पार्टिकल तो यार वो है ही है, एज वेल एज वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो श्रोडिंगर ने अज्यूम करा इलेक्ट्रॉन को एज अ 3D वेव। श्रोडिंगर ने ये बोला कि यार इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ये तो हमें पता है, एज वेल एज वो एक 3D वेव भी है। मतलब अगर अच्छा, 3D वेव रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा ना, रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन साई क्या है? वेव फंक्शन है। देखो यार क्या होता है, जैसे ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो, जैसे कोई सी भी वेव है, जैसे मैं यार ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बना लूं, है ना, ये सपोज करो मैंने कोई प्लेन बना लिया। ठीक है, और ये कोई सी भी वेव चल रही है, तो इस वेव का कुछ ना कुछ क्या रहता है? फंक्शन रहता है। जैसे आपको सपोज करो ये वाला पॉइंट निकालना है, जो मैंने ऐसे मार्क किया है, ये वाला पॉइंट निकालना है, तो इसकी कुछ ना कुछ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है। और अगर 3D में मैं इसको इमेजिन करूं तो एक्स, वाई और जेड, 3 एक्सिस होती है ना आपकी, एक्स, वाई और जेड एक्सिस होती है। तो इसका जैसे जेड एक्सिस भी मैं बनाना चाहूं तो ये होगी आपकी जेड एक्सिस, ठीक है। तो आपका अगर कोई सी भी वेव है तो उसका हर किसी वेव का क्या रहता है? एक फंक्शन रहता है। ऐसे ऐसे ये जो वेव चल रही है इसका क्या है? फंक्शन है। इसी फंक्शन को क्या बोला गया? साई बोला गया। और ये सपोज करो इलेक्ट्रॉन है। सपोज करो जैसे यार इसकी जगह मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन बना दूं, जब सपोज करो ये कौन है आपका? ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को अब क्या बोल रहा है? एज अ 3D वेव बोल रहा है। 3D वेव है, मतलब उसके पास कितने कोऑर्डिनेट्स हैं? इलेक्ट्रॉन के पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। कौन कौन से? एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। ये कौन है? आपकी साई क्या है? एक वेव फंक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को कैसे अज्यूम करा गया? एक 3D वेव की तरह अज्यूम किया गया है। ठीक है, और 3D वेव है तो उसके कितने कोऑर्डिनेट्स रहेंगे? 3 कोऑर्डिनेट रहेंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी या फिर नाम तो सुना ही होगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना। मैं यहीं पे ही लिख देता हूं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखो, लिखने से पहले ही मैं यार आप लोगों को एक बात बता दूं उसके बारे में कि यार ये कहीं पे भी काम नहीं आने वाली। ठीक है, कहीं पे भी ये चीज काम नहीं आने वाली है, कभी भी काम नहीं आएगी, है ना। बस ये क्या होती है? डराने के लिए होती है यार,
है ना, डराने के लिए होती है। तो हम लोग भी यार एक बार इसको लिख लेंगे और फिर इसको लिख के भूल जाएंगे, क्योंकि यार ये कभी भी आपसे पूछी नहीं जाएगी, कभी भी आपसे ये पूछी नहीं जाएगी। देखो ये इक्वेशन क्या होती है पहले ये समझो। साई क्या है, एक वेव फंक्शन है, मतलब एक वेव है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो क्या है आपका वेव फंक्शन। और कौन सा वेव फंक्शन है, 3D वेव फंक्शन है, क्योंकि इसके कितने कोऑर्डिनेट्स है, 3 कोऑर्डिनेट्स है, x है, y है और z है। तो आप क्या करते हो, पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हो, पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव लिखते हो साई का। कैसे होती है आपकी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो ये होती है, साई, ये साई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई, मतलब ये पार्शियल डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है अपॉन साई, सॉरी डेल एक्स स्क्वायर। मतलब जो साई था वो क्या है, वेव फंक्शन है, एक्स वाई और जेड के कुछ ना कुछ उसमें वैल्यूज रहेंगी, उसमें कुछ ना कुछ फंक्शन रहेगा, उसको आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस ये चीज मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है 2 बार, प्लस आपको z के रिस्पेक्ट में भी इसे डिफरेंशिएट करना है। तो देखो x, y और z तीनों के टर्म्स में आपने डिफरेंशिएट कर दिया, और कौन सा डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। एक बार x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में, और तीनों के तीनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम, एम क्या रहेगा मास, एच क्या रहेगा आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, इनटू ई माइनस वी और इनटू साई, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ये क्या है आपकी श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर की ये वेव इक्वेशन है। अब यार आप लोग ये पूछोगे कि m क्या है, यहां पे जैसे मैं रिप्रेजेंट करूं, जैसे यहां पे लिख देता हूं, m क्या है, m है मास, m है मास, h क्या है, h भैया आपका वही है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक भैया का कांस्टेंट है, h कौन है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, E क्या है, E इज योर टोटल एनर्जी, E क्या है आपकी टोटल एनर्जी, E क्या है आपकी टोटल एनर्जी है, ठीक है। और आपका जो V रहता है, V क्या रहती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी रहती है, V क्या रहती है पोटेंशियल एनर्जी रहती है। और साई क्या है, साई आपका वेव फंक्शन है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। देखो यार साई क्या है आपका वेव फंक्शन, ये होती है श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन। एक और होती है यार कंडेंस फॉर्म रहती है, उसको तो रहने ही दो, है ना, यही काम नहीं आ रही तो यार कंडेंस फॉर्म वाली तो क्या ही काम आएगी, है ना, कुछ भी लेना देना नहीं है हमारा इस इक्वेशन का, बस एक बार हमने लिख ली है उसके बाद हम इसे भूल जाएंगे, कभी भी इसका काम में नहीं लेने वाले, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन क्या होता है, साई होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या है 3D वेव है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है साई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, मतलब जो आपका वेव फंक्शन है, साई क्या है वेव फंक्शन, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, हमारा जो साई है वो हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है, साई है वो हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है। जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो किसकी है पता है, साई के स्क्वायर की। अब वेव फंक्शन का स्क्वायर करोगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साई इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, साई का स्क्वायर इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने पहले पॉइंट में क्या लिख दिया, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, ठीक है। साई स्क्वायर इज यूज्ड to find probability of an electron, to find probability of an electron। अब यार यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि यार इसको अब मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेट करने वाला हूँ। देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बोला कि we cannot find exact position and momentum of an electron, सही है। किसी एक इलेक्ट्रॉन का मैं एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकता। बोहर ने यार क्या बात करी थी, बोहर ने क्या बात करी थी कि यार ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रहा आपका कोई शेल नंबर और ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइजेनबर्ग ने क्या बोल रहा, आप ऐसे एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी या फिर मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन का बता ही नहीं सकते हो। तो बोहर मॉडल क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। तो अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। We cannot, देखो मैंने क्या लिखा है, we cannot find exact position and momentum of an electron, therefore we talk about probability
वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यार एग्जैक्ट पोजीशन तो हम बता ही नहीं सकते। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चांसेस। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चांसेस होती हैं। जैसे वेव क्वांटम मॉडल के हिसाब से अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है तो उसके कितने चांसेस है हम ये बता सकते हैं। और कभी भी चांस यार 100% नहीं हो सकता, क्योंकि 100% अगर चांस हो गया तो आपने यार उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता दी, जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से वो कभी भी 100% नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से तो आप एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की बता ही नहीं सकते। और अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन 100% बोल दी, मतलब श्योरिटी से बोल दिया कि यार ये इलेक्ट्रॉन है, तो वो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं होएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या बात करने वाले हैं कि यार हाँ यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 90-95% है। 90-95% प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे होने की। 100% हम नहीं बोल सकते। 100% क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हाइजेनबर्ग के हिसाब से एग्जैक्ट पोजीशन तो हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब हमारा सारा ध्यान कहां पे चले गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, और वो कभी भी 100% नहीं हो सकती। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 90-95% बोल सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होएगा, क्योंकि 100% बोलते से ही आप लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को के खिलाफ चले जाओगे, है ना, तो आपका जो मॉडल है वो फ्लॉप हो जाएगा वहीं पे, तो उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, चांसेस के बारे में बात करते हैं कि ठीक है 90-95% आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। करेक्ट है। देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। साई हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं है, हमारे लिए क्या काम का है, साई स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बताता है। अब ठीक है, अब देखो, अब आपका जो भी यार ये वेव क्वांटम मॉडल है, जो भी मैकेनिकल मॉडल है, ये पूरा का पूरा बेस किस पे होता है, क्वांटम नंबर्स पे होता है। पूरा का पूरा जो ये मॉडल है वो किस पे बेस होता है, क्वांटम नंबर्स पे। तो यार हमको ये क्वांटम नंबर ही पढ़ने हैं। ये क्वांटम नंबर क्या होते हैं, देखो एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे से। क्वांटम नंबर्स ये हमको डिटेल में पढ़ने हैं, ये हमको डिटेल में पढ़ने हैं। देखो क्या होता है ये, देखिए क्या होता है। देखो अब इधर मैं आपको पहले मैं प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूं, फिर मैं इसको धीरे धीरे आपको उसकी फील दूंगा। क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स होते हैं सेट ऑफ 4 नंबर्स। कितने होते हैं क्वांटम नंबर, 4 होते हैं। क्वांटम नंबर टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। सेट ऑफ 4 नंबर्स विच टेल अस अबाउट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपके ऐसे 4 नंबर, क्वांटम नंबर क्या हैं, ऐसे 4 नंबर है जो आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन किस शेप में प्रेजेंट है, किस ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है, और उसकी स्पिन क्या है, स्पिन क्या है। अगर देसी भाषा में बात करें कि क्वांटम नंबर होता क्या है, तो क्वांटम नंबर इज बेसिकली, क्वांटम नंबर इज बेसिकली, जो क्वांटम नंबर होता है वो बेसिकली होता क्या है, इज बेसिकली कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एड्रेस है। अगर यार हमको इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, पहुंचने का मतलब वेव क्वांटम मॉडल में 90-95%, 100% तो पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने मना कर दिया, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते। तो अगर आपको 90-95% तक अगर इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, तो आपको इन 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कौन कौन से वो क्वांटम नंबर्स हैं, उसके बारे में मैं आपको और फील दूंगा। तो देखो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर आता है वो कौन सा आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर आता है दैट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सेकंड जो आपका क्वांटम नंबर आता है वो होता है अज़ुमुथल क्वांटम नंबर है। नाम थोड़े थोड़े अजीब से हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, अज़ुमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड योर लास्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपके 4 हैं क्वांटम नंबर्स, आपके 4 है क्वांटम नंबर। यार अब आप लोग बोलोगे कि क्वांटम नंबर आते कहां से,
आप लोगों का ये सवाल आ सकता है कि यार क्वांटम नंबर आते कहां से, तो देखो यार ये थी आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये कोई ना कोई क्या है, इक्वेशन है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कोई सी भी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसके रूट्स आते हैं, रूट्स या फिर बेसिकली उसके हम लोग आंसर्स निकालते हैं। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां के जो सॉल्यूशंस आते हैं उन सॉल्यूशंस को ही क्या बोला गया था, क्वांटम नंबर्स बोला गया था। बेसिकली क्वांटम नंबर कोई पूछे कि आए कहां से, तो कहां से आए हैं, आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके आए हैं, सॉल्व करके आए हैं। ठीक है, देखो ये रहा। अब ये जो 3 क्वांटम नंबर है, कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजोमिथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये कहां से आए हैं, दीज 3 क्वांटम नंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड मतलब सॉल्व्ड, कहां से आए हैं, है ना, डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर, डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये कहां से पता लगाए हैं आपने, जी तो 3 है, कौन कौन से, प्रिंसिपल, एजोमिथल और मैग्नेटिक, कहां से मिले हैं हमें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके मिले हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ये 3 क्वांटम नंबर्स तो मिलते हैं, लेकिन जो ये 4th क्वांटम नंबर होता है विच इज व्हाट, स्पिन क्वांटम नंबर, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं आता है। ध्यान रखना, ये सवाल है, सीधा सीधा सीधे सीधे सवाल है ना। प्रिंसिपल, एजोमिथल और मैग्नेटिक तो आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके मिल जाएगा, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कहां से मिलता है, ये कहीं से मिलता नहीं है यार, ये सिर्फ और सिर्फ अज्यूम किया गया है। जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये इसकी वैल्यू हम अज्यूम करते हैं, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इट इज, यहां पे अभी हम लिख लेते हैं कि इट इज आर्बिटरली अज्यूम्ड। ठीक है, बस यार इसे क्या करा गया है, अज्यूम क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं आता है ये। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके कौन कौन से आते हैं, प्रिंसिपल आता है, एजोमिथल आता है और मैग्नेटिक आता है। स्पिन क्वांटम नंबर एक आर्बिटरी वैल्यू है जो अज्यूम करी गई है, एक आर्बिटरी वैल्यू है जो कि अज्यूम करी गई है। आई है बात समझ में। अब देखो, अब मैं आपको फील दिलाता हूं यार, फील दिलाता हूं। देखो सपोज करो कोई सा भी आपका एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड का नाम ले लेते हैं अंकित है, चलो ठीक है, उस फ्रेंड का नाम है अंकित है। ठीक है, कोई सा भी आपका दोस्त है अंकित है, आपको अंकित के घर तक पहुंचना है, आपको अंकित के घर तक पहुंचना है, तो आपको अंकित की क्या चाहिए होगी, एड्रेस चाहिए होगी, आपको अंकित की एड्रेस चाहिए होगी। तो एड्रेस कैसे कैसे पता लगाओगे यार आप, एड्रेस कैसे होगी आपकी, एड्रेस कैसे होगी, सबसे बाहर क्या रहेगी, जैसे सिटी रहेगी, है ना, जैसे पुणे में है, जयपुर में है, दिल्ली में है, कहीं पे भी पहले सबसे बाहर क्या होगी, उसकी सिटी होगी। ठीक है, अब इस सिटी के, अब यार सिटी चलो पता चल गई, तो अंकित का एड्रेस पता चल गया क्या, मैं नहीं ना, और इसके ज्यादा और हमें डिटेल्स चाहिए, तो सिटी के अंदर यार हमें पता होनी चाहिए कि यार अंकित भैया कौन सी कॉलोनी में रहते हैं, ये भी पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। अच्छा कॉलोनी पता चल गया, कॉलोनी में यार 1000 घर हैं, तो अब हमें क्या एग्जैक्टली अंकित तक पहुंचना है ना, तो एग्जैक्टली अंकित तक पहुंचने के लिए हम लोगों को उस कॉलोनी में कौन सा हाउस नंबर है ये भी पता होना चाहिए, तभी तो यार अंकित के घर जा पाएंगे। ठीक है, तो इस कॉलोनी में हमें पता होना चाहिए कि हाउस नंबर कौन सा है अंकित का, अंकित भैया का हाउस नंबर कौन सा है। अब हाउस नंबर तक पहुंच गए तो इसके अंदर तो पक्की बात है अंकित हमें मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमको अगर अंकित तक पहुंचना है तो हमें सिटी भी पता होनी चाहिए, कॉलोनी भी पता होनी चाहिए, हाउस नंबर भी पता होना चाहिए, उसके बाद हम अंकित तक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे, ये चीज सही है। अब अंकित को यार रिप्लेस कर दो हमारे इलेक्ट्रॉन भैया तक, इलेक्ट्रॉन भैया से। अब हमको हमारे इलेक्ट्रॉन भैया तक पहुंचना है, हमको हमारे इलेक्ट्रॉन भैया तक पहुंचना है, तो हमको क्या क्या चीजें चाहिए रहेंगी, हमको क्या क्या चीजें चाहिए रहेंगी। तो सबसे पहले तो यार हमें चाहिए होगा शेल, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होगा, शेल, कि भैया कौन से शेल में प्रेजेंट है, 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, कौन से शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर शेल के बारे में आपको पता है तो आपको यार एग्जैक्टली आप इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचे हो, शेल के अंदर होते हैं सब शेल, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो आपके पास सब शेल की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सब शेल की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब सब शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके ऑर्बिटल, क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। नाउ इस ऑर्बिटल के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो एनालॉजी समझ पा रहे हैं, सबसे बाहर कौन होते हैं, शेल्स होते हैं, उसके अंदर कौन होते हैं, सब शेल होते हैं। जैसे सपोज करो शेल नंबर 3 है, तो 3 के अंदर क्या होंगे, सब शेल्स होंगे। अब कौन से होंगे वो भी थोड़ी देर में पता चलेगा। 3 नंबर शेल के अंदर क्या होंगे, सब शेल्स होंगे। अब उस सब शेल के अंदर भी क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे, उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो हमको इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए, कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, ऑर्बिटल कौन सा है, तब हम लोग इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब आपका ये जो
ये जो शेल नंबर है, ये जो शेल नंबर है, ये आपको बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है तो बेसिकली आपको शेल नंबर उस इलेक्ट्रॉन का पता है, बिल्कुल पता है। सब शेल की वैल्यू आपको बताता है एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर। अगर आपको एज़्यूमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है तो आपको सब शेल की वैल्यू भी पता है, ठीक है। आपका जो ऑर्बिटल है उसकी जो वैल्यू है वो आती है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। कहां से आती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर आपको इसकी वैल्यू पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तो आपको ऑर्बिटल पता है। अब उस ऑर्बिटल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा? अब आपको इलेक्ट्रॉन की स्पिन पता चल जाएगी। तो वो कौन बताएगा? आपको स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा। इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है कि वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है या फिर क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो वो कौन बताएगी? स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा। स्पिन क्वांटम नंबर आपको बताएगा, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि ये जो 3 क्वांटम नंबर हैं, प्रिंसिपल, एज़्यूमिथल और मैग्नेटिक, जो शेल, सबशेल और ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं, ये कहां से डिराइव्ड हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कहां से डिराइव्ड है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव्ड है। सही है, ठीक है। लेकिन जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है, इट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं है, इट इज आर्बिटरली अज्यूम्ड। इसे क्या किया गया है? अज्यूम किया गया है। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्या वैल्यू होती है, यह भी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। यहां तक कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत? आई होप यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, सपाट क्लियर होंगी आप लोगों को, है ना। हाइड्रेट करते रहिए अपने आप को, है ना। आराम से चिल रह के पढ़ा करो यार, है ना। कोई भी लोड नहीं लेना है जीवन में, कोई भी लोड नहीं लेना है ना। बढ़िया तरीके से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। हो सकता है यार अभी आप लोगों को डिफिकल्ट जा रही है चीजें, है ना, क्योंकि यही होता है कि कोई सा भी हम मॉडल पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में चीजें डिफिकल्ट लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे देखना इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे आप इससे, एकदम टिप्स पे हो जाएगा आप लोगों को। अभी लग सकता है कि साई क्या है, साई स्क्वायर क्या है, क्या क्वांटम नंबर्स है ना, तो धीरे धीरे फील आएगी, ठीक है। चलिए अब हमको एक एक करके क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। एक एक करके हमको सारे क्वांटम नंबर्स को छान मारना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद जो जो पॉइंट्स रहेंगे वो मैं लिखते जाऊंगा, आपको बढ़िया तरीके से चीजें आराम से समझ में आती जाएंगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो यार ये है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? n से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको बताता क्या है ना। पहली बात तो यार रिप्रेजेंट किससे कर दिया? n से कर दिया। ये आपको बताता क्या है? इट टेल्स अस अबाउट ऑर्बिट या फिर शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यार ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, ये वही वाला है बोहर वाला, कि फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है या सेकंड शेल में प्रेजेंट है या थर्ड शेल में प्रेजेंट है। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये तो बोहर ने भी बता दिया था। उस टाइम भी हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? n से ही तो करते थे। जैसे रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था? 0.529 n स्क्वायर बाय z। तो n क्या होता था? शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर ही तो होता था। तो वो क्या बेसिकली क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n और हमें बताता है किसके बारे में? ऑर्बिट या फिर शेल के बारे में बताता है, ठीक है। और क्या बताता है? इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। देखो ना यार, आपका जो बोहर भैया थे उन्होंने रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया था ना यार, तो उसमें कौन क्या यूज हो रहा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो यूज होता था, शेल नंबर या फिर ऑर्बिट नंबर। तो उससे हमको रेडियस के बारे में, एनर्जी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में पता लगता था। जैसे मेरे को रेडियस किसी भी nth ऑर्बिट की निकालनी है तो कैसे निकालते थे? 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, ऐसे निकालते थे, बिल्कुल। वेलोसिटी कैसे निकालते थे? फॉर्मूला याद है ना? 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n, ये था। एनर्जी कैसे निकालते थे किसी भी nth शेल की? कैसे होता था? -13.6
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में भी था वो, उसका अलग एक्सप्रेशन है, उसका अलग एक्सप्रेशन है। करेक्ट है, करेक्ट है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है, शेल नंबर या फिर ऑर्बिट नंबर ही है, जो हम लोग बोहर के मॉडल से हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल is given by 2n स्क्वायर। मतलब अगर आपको एक पर्टिकुलर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं ये अगर पता लगाना है तो फॉर्मूला क्या है उसका, 2n स्क्वायर है। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना रहे हैं, जैसे n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू 1 मतलब कौन सा शेल, केथ शेल, के शेल है ना। और यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आपके n इक्वल्स टू 1 में, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। n इक्वल्स टू 2 है तो k l शेल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1 टू n इक्वल्स टू 3 k l m शेल, तो आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर विच इज व्हाट 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर फर्स्ट शेल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2, सेकंड शेल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 8, थर्ड शेल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर शेल में, इट इज व्हाट 2n स्क्वायर, सही है, करेक्ट है। अच्छा, लास्ट पॉइंट देखो, ये भी यार आप लोगों को बोहर भैया ने बताया था कि अगर आपको ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन का, तो आप कैसे निकाल सकते हो, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, mvr होता था, तो आप कैसे निकाल सकते हो उसे, nh/2π। बोला था ना बोहर ने, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, तो यही तो था। तो अगर आपसे कभी भी पूछता है कि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बता दो, तो आपको क्या करना है, जिस भी शेल में प्रेजेंट है, 1 शेल में प्रेजेंट है तो 1h/2π, 2 शेल में प्रेजेंट है तो 2h/2π, थर्ड में है तो 3h/2π, ठीक है, जहां पे n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। शेल नंबर बेसिकली शेल नंबर या फिर ऑर्बिट नंबर। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, आसान है बिल्कुल यार, बोल दो आसान है ना, बिल्कुल आसान है यार, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। चलो और देखो, तो ये बात हो गई यार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जो कि बोहर ने भी बोला था। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका एज़ुमिथल क्वांटम नंबर। कौन से क्वांटम नंबर, एज़ुमिथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब इसमें यार कुछ पॉइंट्स लिखेंगे यार हम लोग, थर्ड नहीं है ये, सेकंड नंबर है ना, सेकंड है आपका एज़ुमिथल क्वांटम नंबर। देखो अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है। पहली बात तो सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय L। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को N से करते थे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे और क्या बोला जाता है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है इसे, एज़ुमिथल क्वांटम नंबर ज्यादा फेमस है यार, वही हम लोग यूज करने वाले, लेकिन कई बार इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, हमें किसके बारे में बताता, शेल या फिर ऑर्बिट नंबर के बारे में बताता था। ये आपको किसके बारे में बताएगा, एज़ुमिथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा, आपको सब शेल के बारे में बताएगा। किसके बारे में, सब शेल के बारे में। इट tells us about subshell of an electron, कि एक इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में प्रेजेंट है, उसके बारे में बताता है आपको एज़ुमिथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपका एज़ुमिथल क्वांटम नंबर हम निकालते कैसे, देखो, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n,
ध्यान से सुनना है यार, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है। जो आपका अज़ोमुथल क्वांटम नंबर है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। जो अज़ोमुथल क्वांटम नंबर है, जो सबशेल की वैल्यू है, वो किस पे डिपेंड करती है? शेल पे डिपेंड करती है या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। तो अगर आपको कोई सी भी n की वैल्यू दे रखी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर कोई सी भी वैल्यू दे रखी है आपको फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, L can have values ranging from 0 to n-1, 0 to n-1। अभी देखना, बहुत बहुत ढंग से आपको ये चीज समझ में आएगी, बहुत ढंग से समझ में आएगी। देखो यहाँ पे, देखो पहले बात तो ये समझो कि जो आपका अज़ोमुथल क्वांटम नंबर है किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपकी L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू अगर 0 है तो इसको बोला जाता है S सबशेल। क्या बोला जाता है? S सबशेल बोला जाता है। इनकी अगर हम शेप्स की भी बात करें, ध्यान से देखना, इन सबशेल की अगर हम शेप्स की भी बात करें तो जो S सबशेल होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। जैसे फुटबॉल जैसी होती है, फुटबॉल जैसी है ना, वैसे ही आपका स्फेरिकल शेप का होता है S सबशेल। बाद में देखेंगे यार इन सबके हम लोग फोटोज भी। L इक्वल्स टू 1 है, अगर L इक्वल्स टू 1 है तो दिस मीन्स इट इज P सबशेल, दिस मीन्स इट इज P सबशेल। L इक्वल्स टू 2 है तो दिस मीन्स इट इज D सबशेल, S P D। अब L इक्वल्स टू 3 है तो इट मीन्स इट इज F सबशेल। L की वैल्यूज देख रहे हैं हम लोग, L अगर 0 है तो S सबशेल है, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F, L इक्वल्स टू 4 है तो G सबशेल। वैसे G सबशेल की अब तक हमें यार जरूरत नहीं पड़ी है, जितने यार हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं F से ही हमारा काम चल गया है। G तक हम लोग डिस्कवर नहीं कर पाए हैं एलिमेंट्स, ठीक है। फिर भी अगर यार फ्यूचर में डिस्कवर होते हैं तो वो G सबशेल में जाएंगे, उसके लिए छोड़ रखी है जगह, ठीक है। अच्छा, शेप की बात करें तो S तो क्या हो गया? स्फेरिकल। P क्या होता है आपका? डम्बल। P क्या होता है? डम्बल। डम्बल होते हैं, डम्बल होते हैं ना यार, डम्बल। आपके जिम में जाते हैं हम लोग, है ना, तो वो डंबल शेप के रहते हैं, वो आपके क्या रहते हैं? पी सबशेल आपके डंबल शेप के रहते हैं। देखेंगे बाद में शेप्स देखेंगे हम लोग। डी सबशेल क्या रहता है? डबल डंबल। ये क्या रहता है? डबल डंबल रहता है, ठीक है। एफ क्या रहता है? कॉम्प्लेक्स। हम लोग यार इनकी बात नहीं करते हैं ना, एफ और जी की शेप की हम लोग बात नहीं करते हैं। मैक्सिमम हम लोग शेप किस तक देखते हैं? डी तक ही देखते हैं। मैक्सिमम हम लोग जो शेप देखते हैं वो कहाँ तक देखते हैं? डी तक ही देखते हैं। एफ से तो यार कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम लोग वो तो पढ़ते ही नहीं है, वो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो यहाँ पे यार इस वाले ये है ना, जो ये वाला ये पॉइंट है ना, इसकी हमको इंपॉर्टेंस देखनी है। क्या बोल रहा है? फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल कैन हैव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। मतलब ध्यान से सुनना, अगर n आपका 1 है, सपोज करो n आपका 1 है, तो आपके l क्या क्या हो सकता है? देखिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल क्या क्या हो सकता है, इसको बोलो तो नेक्स्ट हम लोग बढ़िया तरीके से स्लाइड पे लिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, देखिए। अरे यार ये भी उड़ गया, रुकिए, देखो क्या है? वैल्यू एल कैन हैव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। मतलब देखो यहाँ पे देखो, अगर आपका n क्या है? 1 है, तो l क्या क्या हो सकता है? मैं ये देखना चाह रहा हूं। क्या देखना चाह रहा हूं? है ना, वैल्यूज ऑफ l क्या क्या हो सकता है? l क्या क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दे रखा है, अगर जो भी n की वैल्यू रहेगी l लाई करेगा 0 to n-1, ठीक है। अब देखो n क्या है? 1 है, तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 to 1-1, 0 to 1-1, मतलब 0 to 0, तो कितनी वैल्यू रहेगी? 0 वैल्यू रहेगी। अच्छा, अगर n की वैल्यू सपोज करो 2 है, n की वैल्यू सपोज करो 2 है, तो l क्या क्या हो सकता है? l क्या क्या हो सकता है? 0 to 2-1, मतलब 0 to 1, तो मतलब l 0 भी हो सकता है, l 1 भी हो सकता है। 0 to 1 का क्या मतलब है? 0 भी है और 1 भी है, 0 भी है और 1 भी है। ऐसे ही सपोज करो n आपका 3 है, तो l क्या क्या हो सकता है? 0 to n-1, मतलब 0 to 3, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में?
ऐसे ही अगर आपका n क्या क्या है, 4 है, तो l क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3, 0 1 2 3, करेक्ट है, करेक्ट है। अब देखो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, हम लोगों को इसको लिखना भी आना चाहिए। कैसे लिखेंगे, जैसे ये n इक्वल्स टू 1 है और l की वैल्यू क्या है, 0। अब मैंने देखो आपको क्या बताया, l 0 बोले तो ऐसे सब शेल, और किस कौन से शेल में प्रेजेंट है, 1 शेल में, शेल नंबर तो 1 है, सब शेल कौन सा है, s, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1s लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1s, ठीक है। अब देखो इस 2 को इस 0 के साथ भेजो एक बार, क्या बनेगा, 2s बनेगा। अब इस 2 को इस 1 के साथ भी भेजो, तो अगर l की वैल्यू 1 है तो आपका कौन सा सबशेल है, p सबशेल है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2p बन जाएगा। इस 3 को भेजो एक बार 0 के साथ, तो क्या बनेगा, 3s। 3 को भेजो आप इस 1 के साथ, तो क्या बनेगा, 3p बनेगा। इस 3 को भेजो इस 2 के साथ भी, देखो तो अगर l की वैल्यू 2 है तो क्या है वो, d सबशेल है, सही है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 3d बनेगा। ऐसे ही आपका ये आ गया 4s, 4p, 4d और 4f हो जाएगा, 4f हो जाएगा। आइए बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है, ठीक है। तो आपका जो अज़ूमिथल क्वांटम नंबर है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट देखो, एक और पॉइंट देखो, नेक्स्ट है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, L इंटू एल प्लस 1 अंडर रूट h अपॉन 2 ऐसे निकाला जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। L क्या है, L आपका अज़ूमिथल क्वांटम नंबर है, L क्या है, L आपका अज़ूमिथल क्वांटम नंबर है। इस तरीके से निकालते हो आप लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इस h अपॉन 2 की जगह कभी कभी आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे मैं और करके लिखूं, और करके लिखूं, कुछ नहीं, एक बस रिप्रेजेंटेशन है, L इंटू एल प्लस 1 अंडर रूट, h बार भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ये h बार क्या है, h अपॉन 2 का लिखने का शॉर्ट तरीका है, ठीक है। कोई अगर पूछे ये h बार क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं, h अपॉन 2 ही है, h अपॉन 2 है, शॉर्ट फॉर्म है एक तरीके से लिखने का। देखो यहाँ पे बच्चा पता है कैसे कंफ्यूज कैसे होता है, देखो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज कैसे होता है। हमने 2 एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिए, कौन कौन सा, पहला है, देखो पहला है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, तो वो तो कैसे निकालोगे आप, वो कैसे निकालोगे, NH अपॉन 2 से निकालोगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, ऑर्बिटल है ये, ऑर्बिट और ऑर्बिटल अलग अलग चीज है भैया। ऑर्बिट तो था NH अपॉन 2 लेकिन अगर ऑर्बिटल की बात कर रहा है तो है L इंटू एल प्लस 1 अंडर रूट h अपॉन 2, ठीक है। जैसे देखो, जैसे देखो आपको बोल रहा है, आपको बोल रहा है, सवाल देखते हैं, सवाल देखते हैं ना, आपको बोल रहा है फाइंड ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी बताना है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बताना है। किस का, देखो स्टार्ट हो जाओ, ये आपका 1s का बताना है आपको, फिर आपको 2s का बताना है, फिर आपको चलो 3s का बताना है। पहले इसका करो, पहले इसका करो, पहले इसका करो। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बताना है, ऑर्बिटल बताना है, दोनों चीजें बताना है। जैसे अगर मैं बात करूं ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम की, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, एम किसके लिए लिख रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम के लिए लिखना। तो फॉर्मूला क्या था, जैसे यहाँ पे लिखो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या था, NH अपॉन 2 NH अपॉन 2 और बोले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसका फॉर्मूला क्या है, L इंटू एल प्लस 1 अंडर रूट h बाय 2 करेक्ट है। ये है ना, दोनों के फॉर्मूले लिख लिए मैंने। अब देखो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, तो n की वैल्यू क्या है, ये है ना, ये आपकी है n की वैल्यू, और ये है सबशेल, ये किस कौन बता रहा है आपको, L बता रहा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो कितनी हो गई, 1 हो गई। तो जो आपका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम था वो क्या हो गया, 1h अपॉन 2 1h अपॉन 2 n की जगह 1 डाल दिया वैल्यू। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अब बताओ ऐसा सबशेल है, ऐसे सबशेल के लिए L की वैल्यू क्या थी, देखो यार, देखो देखो L की वैल्यू क्या थी, 0 थी, L की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो यहाँ पे डाल दो यार वैल्यू 0। देखो L की वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई। अब फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, तो 0 इंटू 0 प्लस 1
अंडर रूट h अपॉन 2 पाई। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इट इज व्हाट 0। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब देखो 2s में देखो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम की हम बात करें तो वो क्या होगा nh अपॉन 2 पाई। n की वैल्यू कितनी है, ये n की वैल्यू है और ये l की वैल्यू है, तो 2h अपॉन 2 पाई। 2 चाहो तो काट देना यार, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बच्चा l की वैल्यू तो 0 ही रहेगी ना यार, ऐसा सबशेल है ना, तो s सबशेल में तो l की वैल्यू हमेशा क्या है 0, तो आपका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सेम पहले जैसा। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज व्हाट 0। अच्छा इसमें देखो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई। अच्छा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो अगेन l की वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, करेक्ट है। अब ऐसे ही देखो जैसे हम लोग बात करें फोर्थ देखते हैं, आप लोग 3p का बताओ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिट भी, और 4d का बताओ, 4d का बताओ। चलो स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाइए। कैसे करोगे, देखो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई, करेक्ट है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो देखो ये क्या होगा l इंटू एल प्लस 1 अंडर रूट h अपॉन 2 पाई, तो मतलब रूट 2h बाय 2 पाई, ये आएगा, बिल्कुल ये आएगा यार, बिल्कुल ये आएगा। अच्छा यहाँ देखो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 पाई, n क्या है 4 है, nh अपॉन 2 पाई, करेक्ट। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, d सबशेल है यार, d सबशेल है, तो d सबशेल के लिए आपकी l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, l की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, ठीक है। तो l इंटू एल प्लस 1 अंडर रूट h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई की जगह मैं h बार भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये रूट 6h बाय 2 पाई, रूट 6h बाय 2 पाई। क्लियर है, कोई समस्या कोई दुख जीवन में नहीं। चलो देखो अब इस पर्टिकुलर वीडियो को यार इधर ही मैं रोकना चाहता हूं, क्यों है ना, क्यों मैं एक साथ आपको चारों के चारों क्वांटम नंबर नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यार इसको एब्जॉर्ब करने में है ना, पहली बार आप लोग पढ़ते हो, श्रोडिंगर आती है, वेव, साई स्क्वायर, इसको पहली बार एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा। तो मैं यही चाहता हूं कि यार आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, है ना, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, एक बार लिख के देखो, एक बार आपको 2 क्वांटम नंबर की फील आ जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोनों और क्वांटम नंबर बता दूंगा, और भी जो आपके कॉन्सेप्ट रिमेनिंग है वो सब बता देंगे, एंड फिर हम लोग मूव करेंगे हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत जबरदस्त है, और बहुत मजा आने वाला है यार आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है। तो चलो यार इस पर्टिकुलर वीडियो को इतना ही रोकते हैं। सो टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय, मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।